नमस्कार दोस्तों, इन्फो टॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा कहा गया है कि हमारे देश की बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्री और इवन इंडिविजुअल भी हमारी रेलवेज के लिए जो न्यू फ्रेट वैगन्स हैं उनकी डिजाइनिंग कर सकता है। एंड इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए हमारी रेलवेज के द्वारा ये जो सभी की सभी इंडस्ट्रीज हैं इनको रेलवेज के लिए जो न्यू फ्रेट वैगन्स हैं उनकी डिजाइनिंग के लिए पार्टिसिपेट करने को भी कह दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस साल के अंदर अंदर हमारी रेलवेज का जो एम्बिशियस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे एंड साथ साथ में ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। और एक बार जब वो ऑपरेशनल हो जाएंगे तो वो हमारी रेलवेज के ऑपरेशन एंड रिवेन्यू इन दोनों को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। और वहीं जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इनको आज के समय की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, जिसके चलते हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर इस तरह के न्यू फ्रेट वैगन्स को इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी हो एंड साथ साथ में एफिशिएंट भी हो। और वो कोचेस या फिर फ्रेट वैगन्स इस तरह के हों जो कि हमारी रेलवेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ड्राइव करके दें। एंड इसी के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा हमारे देश की जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनको हमारी रेलवेज के लिए जो न्यू फ्रेट वैगन्स हैं उनकी डिजाइनिंग के लिए इन्वाइट किया गया है, जबकि इससे पहले ये काम हमारी रेलवेज की आरडीएसओ के द्वारा किया जाता था। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया नेपाल के बीच में बनने वाले एक न्यू ब्रिज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी कैबिनेट के द्वारा इंडिया एंड नेपाल के बीच में बनने वाले एक ब्रिज प्रोजेक्ट को, जिसका प्लान कुछ समय पहले ही बनाया गया था, उसको अप्रूव कर दिया गया है एंड जल्दी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो कि ज़्यादा अमीर नहीं है और काफ़ी लंबे समय से हमारे देश भारत के द्वारा नेपाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और वहीं ये जो ब्रिज होगा ये इंडिया एंड नेपाल दोनों कंट्रीज के बीच में बनकर तैयार होगा। तो इसी के चलते हमारी कैबिनेट के द्वारा इसको काफ़ी जल्दी अप्रूव कर दिया गया है। और वैसे जो ब्रिज होगा इसको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारचूला टाउन में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा, जो कि डायरेक्टली नेपाल से कनेक्ट होगा। और यहाँ पर जो महाकाली रिवर बहती है उसी के ऊपर यह ब्रिज बनकर तैयार होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन भी अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी जो एक्विजिशन स्प्री है जो कि एक तरह का उनका बिजनेस ही बन चुका है, इसको कंटिन्यू करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा मंडेरिन ओरिएंटल जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड एक लग्जरी होटल है इसको एक्वायर कर लिया गया है। एंड इसको एक्वायर करने के लिए इन्होंने केमन आइलैंड्स बेस्ड कोलंबस कॉर्पोरेशन के साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो एक्विजिशन है इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इस कोलंबस कॉर्पोरेशन को $98.15 मिलियन, जो कि अराउंड इंडियन रुपीस में 735 करोड़ रुपीस होते हैं, इतने की कंसिडरेशन पे की गई है। क्योंकि इसके बदले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मैंडेरिन ओरिएंटल होटल में ये जो कंपनी है इसका 73.37% का स्टेक मिल गया है। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इस तरह की सेकंड आइकॉनिक होटल डील है, क्योंकि इससे पहले भी लास्ट ईयर अप्रैल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा यूके बेस्ड टोक पार्क लिमिटेड को एक्वायर किया गया था। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नैना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको सिडको भी कहा जाता है, इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा खोपता न्यू टाउन डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर लिया गया है। एंड जल्दी ही इस न्यू टाउन के डेवलपमेंट के लिए जो सिडको है उनके द्वारा ड्राफ्ट प्लान प्रिपेयर किया जाने वाला है। तो दोस्तों असल में जो खोपता न्यू टाउन है ये एक नोटिफाइड एरिया है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया गया है। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लान है कि वो इस एरिया को एक वर्ल्ड क्लास एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप करेंगे। और वैसे असल में जो एरिया है ये नैना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये जो एरिया है ये नवी मुंबई एंड नैना स्मार्ट सिटी इसके बीच में आता है। और ओरिजिनली ये जो एरिया है ये नवी मुंबई के पनवेल एंड उड़ान इन तालुकास के अंडर में आता है, जो कि फर्दर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लान था कि वो इस एरिया में लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट करेंगे, जिसके चलते खोपता न्यू टाउन डेवलपमेंट के अंडर में टोटल पनवेल एंड उड़ान तालुकास के 32 विलेजेस को शामिल किया जाना है। एंड ऑलरेडी 6 विलेजेस का जो डेवलपमेंट प्लान है वो अप्रूव भी हो चुका है। और वहीं जो रिमेनिंग 26 विलेजेस का डेवलपमेंट प्लान है अब वो सिडको के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट के एक और एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी स्टेट के पूर्वांचल एंड पश्चिमांचल इन एरियाज को डायरेक्टली हाई स्पीड रोड से कनेक्ट करने के लिए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो यूपी में एक और न्यू एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्योंकि इसके लिए हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने जो डीपीआर रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करने के लिए कंसल्टेंट को भी हायर कर लिया है। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट
जो कि दिल्ली के बहुत ही पास में है एंड साथ साथ में दिल्ली एनसीआर का एक पार्ट है, वहां से गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट तक बनकर तैयार होगा। और क्योंकि इसकी अभी डीपीआर प्रिपेयर नहीं की गई है, तो प्री प्लान्स के अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये अराउंड 500 किलोमीटर का होगा, जो कि पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड होगा एंड ये अराउंड यूपी के 20 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा। और इसके अलावा कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इसके बारे में प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, क्योंकि अभी जो एक्सप्रेसवे है ये अभी प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है और जल्दी ही इसकी जो डीपीआर बनाने का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एनएचएआई के द्वारा इसके लिए जो कंसल्टेंट है वो भी हायर कर लिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको फास्टली ऑपरेट होने वाली जो ट्रेन हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए हमारी रेलवे के द्वारा हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर एंड त्रिपुरा इनके बीच में पहली जनशताब्दी ट्रेन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में इन एरियाज में भी जो रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट हो पाएगा। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक नीड है। सिंपली आप ये समझिए कि जिस एरिया से हाईवेज और रेलवे गुजर गई वो एरिया विकसित होकर रहेगा। और वहीं हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इनके केस में यहाँ पर ना तो बेहतर एक्सप्रेसवेज हैं एंड ना ही रेलवे लाइंस है, इसके चलते ये जो एरिया है ये कभी डेवलप हो ही नहीं पाए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे अब ये अगरतला से जिरीबाम के बीच में जनशताब्दी ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि यहाँ के लोगों की काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी एंड अब इसके थ्रू आने वाले समय में इन एरियाज में पैसेंजर कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड टूरिज्म इन सभी चीज़ों को बूस्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन सोलर इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो चाइनीज फर्म्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन इंडिया में रिजेक्ट कर दी गई है, क्योंकि इस बार टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरह हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में जो सोलर इंडस्ट्री है या फिर जो सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो मॉडल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जहां पर स्पेसिफिकली चाइनीज फर्म्स की भरमार है, उनमें से एक भी चाइनीज फर्म को अप्रूव नहीं किया गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको उसको ब्रीफ दूं तो जब 2020 में गलवान क्लैश हुआ था तो उसके बाद में भारत के द्वारा धीरे धीरे जो चाइनीज कंपनीज थी या फिर जो चाइनीज फर्म्स थी उनको बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया गया था, जैसा कि हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखा है। और वहीं बात करें सोलर इंडस्ट्री की, तो इसके लिए अराउंड 1.5 साल पहले हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके द्वारा एक लिस्ट को अप्रूव किया गया था, जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था कि कौन से वो सोलर मॉड्यूल एंड सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि हमारी इंडियन सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए इन सभी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों उस लिस्ट में उस समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक भी चाइनीज मैन्युफैक्चर को अप्रूव नहीं किया गया था। एंड नाउ इसी की एक रिवाइज लिस्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिर से पब्लिश की गई है, जिसमें एक बार फिर से एक भी चाइनीज कंपनी को अप्रूव नहीं किया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों L&T जो कि मोस्टली हमारे देश के फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी कि अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का ज्यादातर वर्क हैंडल कर रही है। अब उनका जो वर्कलोड है वो और भी इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि हमारी NHSRCL के द्वारा L&T को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक और पैकेज का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मेनली इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8.1 किलोमीटर लंबी डबल हाई स्पीड रेल लाइन के डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वडोदरा स्टेशन, कंफर्मेशन ऑफ कारवेज, वायाडक्ट एंड ब्रिजेस, क्रॉसिंग ब्रिजेस, आर्किटेक्चरल, MEP इस तरह के जो काम है वो भी L&T को सौंपे गए हैं। को सौंपे गए हैं जो कि अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पैकेज C5 का ही हिस्सा है। एंड ऑलरेडी इससे पहले भी जो L&T है वो अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का C4 एंड C6 इन दोनों पैकेज को भी हैंडल कर रही है। एंड अब C5 पैकेज को भी L&T के द्वारा हैंडल किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।